एक सुबह अचानक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ उलट देता है। बिना किसी चेतावनी के शहर में मौजूद हर उस जीव की मौत हो जाती है जिसके शरीर में वाई क्रोमोसोम मौजूद होता है, यानी हर मर्द, हर नर पक्षी, हर नर जानवर खत्म, और इसी में देश का राष्ट्रपति भी शामिल था। मगर एक ही बंदा बचा, योरो ब्राउन, एक छोटा सा जादूगर, और उसके साथ उसका प्यारा पेट मंकी एरन। इमरजेंसी की हालत में राष्ट्रपति की कुर्सी संभालनी थी रेजिना ओलिवर को, लेकिन वो उस वक्त विदेश में थी और उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला है। नेतृत्व की गैरमौजूदगी में शहर में हंगामा मच गया था। औरतें घबरा कर सब कुछ तोड़ने लगी, किसी को नहीं पता कि अब कैसे जिया जाए। व्हाइट हाउस में भी माहौल तनावपूर्ण। वहां मौजूद लोगों को समझ आ गया कि 2 हफ्तों में उनकी हालत बेहद खराब होने वाली थी। न कोयला बचेगा, न साफ पानी, खाना भी खत्म होने की कगार पर। लेकिन अब ये तबाही सिर्फ एक शहर तक नहीं रुकेगी, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। तब ऐसे में सीन में आती है सेनेटर जेनिफर ब्राउन, जो अब कंट्रोल लेती है। तभी राष्ट्रपति की गुप्त टास्क फोर्स की एजेंट सारा बर्गन पहुंचती है। बताती है कि उसे यहाँ किसी बड़े खतरे के चलते भेजा गया है, मगर डिटेल्स मिलने से पहले ही सब बर्बाद हो गया है। उधर योरो अब भी अपने अपार्टमेंट में छुपा बैठा, जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता है जैसे ही लोग उसे देखेंगे सब कुछ बदल जाएगा। पर जब राशन खत्म होने लगता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक नोट छोड़कर बाहर निकलने का फैसला करता है। वहीं सेनेटर ब्राउन सारा को एक और मिशन पर भेजती है, अपनी बेटी हीरो को ढूंढने के लिए, जो तबाही के बाद से गायब है। लेकिन हीरो छुपने के बजाय दूसरों की मदद में जुटी है। एक रिफ्यूजी सेंटर पहुंचती है जहां वो अपने मरे हुए प्रेमी की पत्नी को संभालती है, फिर अपने दोस्तों के ठिकाने की ओर लौट जाती है। एक पल को लगता है कि शहर में अब भी कुछ मर्द जिंदा है, मगर जल्दी समझ आता है कि ये वो लोग हैं जो ट्रांसमेन हैं, यानी औरत के शरीर में जन्म लेकर हार्मोन थेरेपी से मर्द बने हैं, इसलिए वायरस का असर उन पर नहीं हुआ है। अगले दिन न्यूयॉर्क में अब इवैक्यूएशन शुरू। सड़कों पर भारी सैन्य गाड़ियां। योरो को छिपते छिपाते चलना पड़ता है, जिस कारण फिर वह एक लोकल बार में घुसता है। वहां वह अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक और मैसेज छोड़ता है और उम्मीद के साथ कि शायद वो लौट आए। अक्सर योरो खुद को बचा ही लेता, पर इस बार मामला हाथ से निकल जाता। उसका बंदर भाग जाता है, जिसे ढूंढते ढूंढते वो गंदे पानी से भरे सबवे में उतर जाता है जहां चारों तरफ लाशें पड़ी हैं। उसे एक पल को लगता है किसी और जिंदा आदमी की झलक दिखी, मगर वो सिर्फ एक भ्रम निकला है। बाद में वह कपड़े बदलने के लिए एक दुकान में घुसता है, मगर पकड़ा जाता है। दुकानदार औरतें उसे पकड़कर इनाम की बात करती हैं, लेकिन फिर दया आ जाने पर उसे जाने देती हैं और साफ कपड़े भी देती हैं। इतना सब झेलकर योरो लगभग टूट जाता है। फोन में पुराना वीडियो देखता है जिसमें उसका बंदर एरन पहली बार उसके पास आता है। बाद में दोनों अपने घर लौटते हैं, सोचते हैं अब सब ठीक रहेगा। जल्द वह गिटार उठाकर छुप जाता है। जैसे ही वार करने वाला हो तभी सारा हमला कर देती है, योरो को बेहोश कर देती है और कुछ घंटों बाद उसे उसकी मां सेनेटर ब्राउन के पास पहुंचा देती है। वो पायलट्स जिन्होंने योरो को व्हाइट हाउस लाया था उन्हें कैद कर दिया गया। सारा कहती है कि उन्हें रेस्ट की जरूरत है, मगर सब समझते हैं कि असली वजह कुछ और है। अब कोई नहीं जान सकता कि दुनिया में एक मर्द अब भी जिंदा है। योरो भी इस सब से खुश नहीं। थोड़ी राहत मिलते ही वो बाहर निकलकर हालात समझने की कोशिश करता है, मगर ये जिज्ञासा उसे मुश्किल में डाल देती है। एक छोड़े गए ऑफिस में वो मारा नाम की महिला से टकरा जाता है, जो कि मर चुके राष्ट्रपति की पत्नी है। हालात बिगड़ते इससे पहले जेनिफर और सारा वहां पहुंच जाती हैं और बात को इस तरह मोड़ देती हैं जैसे मारा को मानसिक भ्रम हो गया हो। योरो उस वक्त बच तो जाता है, मगर साजिश करने वालों पर खतरा बढ़ चुका है और अब सारा जोर देने लगती है कि योरो को जल्द से जल्द व्हाइट हाउस से बाहर ले जाना होगा। जेनिफर अब अपने सलाहकारों को आदेश देती है कि जल्द एक जेनेटिक साइंटिस्ट को ढूंढा जाए जो योरो और उसके बंदर का टेस्ट करके पता लगा सके कि ये तबाही हुई क्यों और ये दोनों कैसे बचे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति का प्लान था एक्सपर्ट्स को व्हाइट हाउस बुलाना, लेकिन सारा अब भी मानती है कि ये बहुत खतरनाक होगा और योरो को शहर से बाहर ले जाना ही सही रहेगा। तब वो इस मिशन के लिए खुद को तैयार करती है और कहती है जितना जल्दी हो सके काम पूरा करना होगा। दूसरी ओर नोरा ब्रैडी, जो कभी राष्ट्रपति की सलाहकार थी, अब अपनी छोटी बेटी मैकेंजी के साथ दर दर भटक रही है। पति और बेटों को खो चुकी नोरा के पास अब कुछ भी नहीं बचा, जीने की वजह ढूंढती है और आखिर में फैसला करती है कि वो अपनी बेटी के लिए लड़ेगी। इसी दौरान व्हाइट हाउस तक खबर पहुंचती है कि रेजिना ओलिवर, जो राष्ट्रपति पद की असली दावेदार थी, अब भी जिंदा है। ये सुनते ही अब इससे स्टाफ में फूट पड़ जाती है। कुछ लोग जेनिफर के साथ रहते हैं और बाकी रेजिना और किम्बरली का साथ देने लगते हैं। बढ़ते तनाव के बीच जेनिफर मजबूरी में सारा की बात मानती है और अपने बेटे को किसी सुरक्षित जगह भेजने की इजाजत देती है। जल्द सारा उन्हीं पायलट्स को तैयार करती है जो पहले भी योरो को यहाँ लाए थे। उन्हें बहादुरी के मेडल और अमरता का वादा करके इस मिशन के लिए मना लेती है।
अब योरो को बाहर निकालने का एक ही रास्ता बचता है, लाशों वाले ट्रॉली में छुपाकर, पर योरो मना करता है, कोई और रास्ता ढूंढने की बात करता है। मगर सारा साफ कह देती है अब और रिस्क नहीं लिया जा सकता, उसे ये झेलना ही होगा। आखिरकार योरो को ट्रॉली में छुपाकर एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया जाता है, जिसे खुद सारा उड़ाने वाली होती है। एक दूसरा हेलीकॉप्टर जिसमें सिर्फ महिला पायलट्स होती हैं, उसे डिस्ट्रैक्शन के लिए आगे उड़ाया जाता है। अब जैसे ही दोनों हेलीकॉप्टर एक खास ऊंचाई तक पहुंचते हैं, अचानक डिस्ट्रैक्शन वाला हेलीकॉप्टर अपना कंट्रोल खो देता है और हवा में जलता हुआ फट जाता है। यहाँ योरो इस मंजर को देखकर दहल जाता है, मगर सारा शांत बनी रहती है। कई घंटों की उड़ान के बाद दोनों एक जंगल में उतरते हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। सारा बदबू सह नहीं पाती और योरो से कहती है कि कपड़े उतारकर खुद को साफ करे। उधर हीरो, योरो की बहन भी अपने ट्रांसमैन दोस्त के साथ एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकली होती है। बाद में रास्ते में वे एक लूटे हुए स्टोव में रुकते हैं, उम्मीद होती है कि कुछ खाना मिल जाएगा, मगर वहां उन्हें नोरा और मैकेंजी मिल जाती हैं। हीरो जब बच्ची की टांग देखती है तो समझ जाती है कि इन्फेक्शन खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है और नोरा से कहती है वो इलाज करने दे ताकि सब मिलकर आगे बढ़ सकें। जंगल में इसी बीच सारा और योरो के कैंप पर हमला होता है। कुछ जंगली लुटेरे औरतें पहुंच जाती हैं। सारा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, बात करने लगती है, मगर योरो रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ वो जल्दी से मास्क पहनता है, एक डंडा उठाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है ताकि उनकी प्लानिंग बर्बाद न हो। औरतें डर के मारे वहां से चली जाती हैं, मगर अब सारा और योरो वहां रुकने का रिस्क नहीं लेते। वो नजदीकी कस्बे की ओर बढ़ते हैं। वहां एक हेलीकॉप्टर, जनरेटर और कुछ ग्रेनेड्स के बदले एक बाइक लेते हैं। सारा बाइक की जांच कर रही होती है और तभी योरो अचानक सबसे बेपरवाह होकर भीड़ में भाग जाता है। उसे लगता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को देखा और इस बेवकूफ़ी का नतीजा ये होता है कि वो हत्या जाल में फंस जाता है। जल्द चारों तरफ महिला पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। उसका मास्क खींचकर हटा दिया जाता है और सबको पता चल जाता है ये तो लोंडा है। अब सारा को बीच में आना पड़ता है। वह अपने साथी को बचाने के लिए पुलिस वालियों से भिड़ जाती है और किसी तरह उसे खींचकर बाइक तक वापस लाती है। जैसे ही दोनों को कुछ पल की राहत मिलती है, सारा बाइक रोक देती है, योरो को झाड़ती है, उसे बात की गहराई को समझने के लिए कहती है जिसने मिशन को लगभग बर्बाद कर दिया वो कितना अहम था। उधर हीरो, उसका ट्रांसमैन दोस्त दीपक और बाकी साथियों को रात बिताने के लिए एक छोड़े हुए महिला आश्रय में पनाह मिलती है। हीरो नोरा को बताती है कि उसकी बेटी मैकेंजी की हालत काफी बिगड़ चुकी है, उसे तुरंत एंटीबायोटिक की जरूरत है, मगर अब फार्मेसीज कब की लुट चुकी हैं। तब डरी हुई नोरा बाहर चली जाती है, चाहती है कि उसकी बच्ची उसे रोते हुए न देखे, मगर बाहर उसका सामना नए खतरे से होता है। कुछ घुड़सवार औरतें पहुंचती हैं जो खुद को उस घर की असली मालकिन बताती हैं और अनचाहे मेहमानों से खुश नहीं लगती हैं। जल्द ही बाकी लोग भी पकड़ लिए जाते हैं और सभी को कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि खाने वालों की गिनती कम की जा सके। लेकिन तभी नोरा कुछ नोटिस करती है, उनमें से एक घुड़सवार महिला घायल लगती है। अब हीरो पूरी कोशिश करती है, मगर गोली का घाव गहरा होता है और पास में बस डक्ट टेप और कुछ रबर ग्लव्स ही होते हैं। बाद में घंटों की कोशिश के बाद भी कोई सुधार नहीं आता, हालत और बिगड़ती है। तब उनकी लीडर रॉक्सन अब उस लड़की की तकलीफ खत्म करने का फैसला लेती है। यहाँ नोरा को हैरानी होती है कि रॉक्सन उतनी कठोर नहीं जितनी दिखती है। वो सभी को रात भर अपने साथ रहने का न्योता देती है और वादा करती है कि मैकेंजी के लिए जरूरी दवा देगी। जिसके बाद हीरो को जल्द ही एहसास होता है कि उनके पास सिर्फ दवाइयां नहीं, एक पूरा मॉल है, भरपूर सामान और कंट्रोल भी। इस बीच सारा और योरो बॉस्टन की ओर बढ़ते हैं, एक जेनेटिसिस्ट एलिसन मैन को ढूंढने, पर शहर के एंट्री पॉइंट पर सख्त मिलिट्री चेकपोस्ट मिलती है, गैस और हथियारों के साथ। अब सारा प्लान बनाती है कि वो सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी, जबकि योरो और उसका बंदर एम्परेन पीछे से ब्लॉकेड के पार जाएंगे। प्लान काम करता है, सारा सोल्जर्स को उलझा देती है और योरो चुपचाप हेडक्वार्टर में छिप जाता है। मगर वहां उसकी मुलाकात कुछ विद्रोहियों से होती है जिनसे पकड़े जाने का खतरा होता है। लेकिन वे लोग उसे ट्रांसमैन समझ लेते हैं और ये भी बता देते हैं कि उसे अपने जैसे लोग कहाँ मिलेंगे। आखिरकार योरो और सारा एलिसन मैन के अपार्टमेंट और फिर उसके हार्वर्ड ऑफिस पहुंचते हैं। एलिसन पहले थोड़ी चौंकती है, मैन समझ जाती है कि उसे योरो और उसके बंदर की स्टडी करनी होगी, लेकिन हार्वर्ड में ऐसा संभव नहीं, वहां न उपकरण बचे न बायोलॉजिकल सैंपल्स। इसलिए वह एक ही ऑप्शन देती है, सैन फ्रांसिस्को जाना होगा, जहां अब भी एक काम करने वाला लैब मौजूद है। अब सारा इसे और भी खतरनाक सफर मान लेती है, मगर चुपचाप उनके रेडियो को खराब कर देती है, जिससे व्हाइट हाउस से कांटेक्ट करने का एकमात्र जरिया कट जाए। बाद में वह इसी रेडियो की खराबी का बहाना बनाकर निकल जाती है और योरो से कहती है कि वह जेनेटिसिस्ट का ख्याल रखे। जेनिफर ब्राउन की एक सहयोगी क्रिस्टीन बीमार पड़ जाती है और डरती है कि शायद उसका बच्चा अब नहीं रहा है। मगर जब अल्ट्रासाउंड होता है, सच्चाई सामने आती है कि वह अब भी जिंदा हैं।
दूसरी ओर सारा एक अजनबी के घर में घुस जाती है, मगर वहां मौजूद महिला उतनी ही तेज और खतरनाक निकलती है। जल्द दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है, लेकिन जब बात करने का मौका मिलता है तो पता चलता है कि वह दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं और दोनों का मकसद एक किसी महिला को ढूंढना और खत्म करना है। इधर हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर जब जेनिफर तक पहुंचती है, वो बुरी तरह टूट जाती है। तब क्रिस्टीन उसे संभालती है और बताती है कि सर्च टीम को सिर्फ 2 पायलट्स की बॉडीज मिली हैं। यहाँ राष्ट्रपति को एहसास होता है कि शायद सारा ने जानबूझकर हेलीकॉप्टर क्रैश करवाया ताकि अनचाहे गवाहों को खत्म किया जा सके। इसी दौरान रेजिना ओलिवर, जो राष्ट्रपति पद की असली दावेदार मानी जाती है, उसे व्हाइट हाउस लाया जाता है। अब इस मौके का फायदा उठाकर किम्बरली जेनिफर ब्राउन को हटाने की साजिश रचने लगती है और धीरे धीरे सत्ता पर काबिज होने की प्लानिंग शुरू करती है। उधर एलिसन योरों से कबूल करती है कि उसे अपनी रिसर्च पर खुद भी भरोसा नहीं है, न उसके पास रिसोर्सेज हैं और न ये पता है कि मर्द क्यों मरे और क्या किसी दिन उन्हें थैनोस की तरह चुटकी बजाकर वापस लाया जा सकेगा। अब एक बात साफ थी, योरो और उसका बंदर अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि लैब के एक्सपेरिमेंट बन चुके थे। तभी सारा लौटती है और कहती है अब उन्हें निकलना होगा। तब वो योरो से झूठ बोलती है कि उसने उसकी माँ से बात की है और अब उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाने की परमिशन मिल चुकी है। जिसके बाद जल्द तीनों सफर पर निकल पड़ते हैं, बिना ये जाने कि शहर में अब मिलिट्री पेट्रोल घूम रही है सारा की तस्वीर के साथ। जिसके बाद महिलाएं गैस फेंके जाने के बीच का सुरक्षित मौका तलाश रही होती हैं। तभी योरो विद्रोहियों द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाता है, एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जहां वो बिना डर के अपना चेहरा दिखा सकता है। पर सारा को गुस्सा आता है, मगर जल्द ही समझ आता है कि अब असली खतरा योरो नहीं, वो खुद बन चुकी है। यहाँ सारा को कबूल करना पड़ता है कि व्हाइट हाउस से उसका कोई संपर्क नहीं और अब तक सारे फैसले वो खुद लेती रही है। दूसरी तरफ हीरो, उसका दोस्त दीपक और नोरा अपनी बेटी के साथ रॉक्सेन की कम्यून में रह रहे हैं। ऊपर से सब ठीक लगता है, खाना, दवाएं और सुरक्षा, मगर जब नोरा अपनी बेटी को एक कट्टर नारीवादी मीटिंग से ले जाना चाहती है जिससे रॉक्सेन का गुस्सा फूट पड़ता है। यहाँ वो याद दिलाती है कि वे मेहमान हैं और यहाँ के नियम मानने होंगे। वो हर कोशिश करती है कि छोटी मैकेंजी मर्दों से नफरत करने लगे और उनकी विचारधारा का हिस्सा बन जाए। एक और मीटिंग के दौरान अचानक खतरे की घंटी बजती है। औरतें जल्दी से बैरिकेड बनाती हैं, हथियार उठाती हैं। पता चला कि दुश्मन कोई बड़ी सेना नहीं, कुछ बेबस औरतें और एक छोटी बच्ची होती हैं। जल्द रॉक्सेन बाहर जाकर उनसे बात करती है, मगर अब वो किसी बाहरी को अपनाने के मूड में नहीं है। उसे बच्ची तक पर दया नहीं आती और वह उन्हें भगा देती है। उधर एलिसन को सारा का एक वांटेड पोस्टर मिलता है। वो योरो को सुझाव देती है कि वो सारा से अलग हो जाए, मगर योरो मना कर देता है। वो जानता है कि सारा कुछ छुपा रही है, फिर भी उसे धोखा देने को तैयार नहीं है। इसी बीच व्हाइट हाउस में जेनिफर को खबर मिलती है कि सर्च टीम ने सारा को ढूंढ लिया है और घात लगाने की तैयारी में है। अब जेनिफर डरने लगती है कि कहीं उनके लोग योरो तक भी न पहुंच जाएं, लेकिन उससे पहले एलिसन योरो को मनाकर उसे जंगल में ले जाती है। अब तनाव चरम पर होता है। ट्रैकर पीछा करते हैं, मगर सारा उन्हें पकड़ने से पहले ही बेसर कर देती है। उनके रेडियो तोड़ देती है, जिससे व्हाइट हाउस का सिग्नल पूरी तरह कट जाता है। रात में नोरा चौंक कर उठती है, चीखने की आवाजें आती हैं। वो बिना आवाज किए दरवाजा खोलकर झांकती है तो अमेजन ग्रुप की औरतें उस लड़की को सजा दे रही थीं जिसने दीपक से बात की थी। जिसके बाद अब नोरा समझ जाती है कि अब वक्त आ गया है, चुप रहने का मतलब अब मरना होगा।